हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड AKTU। आज की वीडियो में अपने विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 का वन शॉट कवर करने वाले हैं। बेसिकली आपकी यूनिट नंबर 3 जस्टिस, अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ये जो टॉपिक्स हमने यूनिट नंबर 1 और 2 में पढ़े थे उसी का एक्सपेंशन है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है इसमें, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एज कंटिन्यूटी। तो उसी टॉपिक जो हमने यूनिट नंबर 1 और 2 में पढ़े थे उसी का एक्सपेंशन है ये। मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक जो है अनडिवाइडेड सोसाइटी। हिंदी में इसको बोलते हैं अखंड समाज। यूनिट नंबर 1 में भी हमने इसको देखा था। सो बेसिकली अनडिवाइडेड सोसाइटी होता क्या है? अनडिवाइडेड सोसाइटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम किसी सोसाइटी को डेवलप करते हैं जहां पे हर कोई इंडिविजुअल्स यूनाइटेड होकर रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई सोसाइटी जहां पे जितने भी पीपल्स हैं लिव टुगेदर, एक साथ रह रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हार्मनी। पीस एंड हार्मनी क्या होता है इसकी बात हमने यूनिट नंबर 1 में करी थी, और इस यूनिट में भी आगे हम बात करेंगे पीस एंड हार्मनी क्या होता है, राइट। सो ऐसा कंसेप्ट जिसमें सोसाइटीज के लोग एक साथ रहें, यूनाइटेड होकर रहें, लिव टुगेदर, उस कंसेप्ट को अनडिवाइडेड सोसाइटी बोलते हैं। बीइंग एबल टू इंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट, जस्टिस फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। अगर पीपल्स एक साथ रहेंगे, यूनाइटेड होकर लिव टुगेदर रहेंगे, तो वहां पर म्यूचुअल फुलफिलमेंट यानी एक दूसरे की जरूरतें भी पूरी करेंगे और जस्टिस भी को भी परसीव कर पाएंगे फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। ये भी हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में भी, यूनिट नंबर 1 में। आगे भी इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। सो बेसिकली अभी अनडिवाइडेड सोसाइटी का कंसेप्ट इतना है। And one more thing, as an individual having the feeling of being related to all and the mindset of undivided society is significant। तो एक इंडिविजुअल को हमेशा दूसरे पर्सन से रिलेटेड होकर रहना चाहिए बिकॉज ऑफ बीइंग एज एन अनडिवाइडेड सोसाइटी, तो एक माइंडसेट डेवलप हो पाए। और अनडिवाइडेड सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है? इम्फेसाइज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, राइट। एंड अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी अनडिवाइड सोसाइटी में जहां पर लोग एक साथ रहते हैं, तो वहां पर क्या हेल्प हो पाएगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हेल्प हो पाएगी। वो एक साथ काम करेंगे, दे वुड वर्क टुगेदर, एंड बेसिक जितनी भी सर्विसेज होंगी उनको मिलजुल कर करेंगे। हेल्थ केयर, हाउसिंग वर्क होगा तो उसको भी एक साथ मिलकर करेंगे। तो अनडिवाइड सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं अविभाजित समाज या फिर अखंड समाज। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं एक बार। पहला इसका बेनिफिट्स है इंक्रीज सोशल कोहेशन। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, सोशल कोहेशन होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक दूसरे का जो सोशल बिलोंगिंग्स होती है उसको बोलते हैं सोशल कोहेशन। तो इसको इंक्रीज करता है क्या? अनडिवाइडेड सोसाइटी। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, यानी इंडिविजुअल या फैमिलीज में, सोसाइटी में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो अविभाजित समाज या अखंड समाज में रहने से उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस होंगे, कम होंगे। थर्ड, इम्प्रूव्ड वेलबींग। वेलबींग इन द सेंस जो हमारे डेली डे टू डे वर्क होते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सब इंप्रूव होंगे। क्यों? अनडिवाइडेड सोसाइटी में रहने से। फोर्थ है इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोस्पेरिटी है वो भी हमारी इंक्रीज होगी। एंड फिफ्थ पॉइंट है फॉस्टर्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। फॉस्टर्ड का मतलब होता है इनहेंस करना यानी बढ़ाना। तो अगर हम अनडिवाइडेड सोसाइटी में रहेंगे, अखंड समाज में रहेंगे, तो हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी एट द एंड इंक्रीज होगी, इनहेंस होगी, राइट। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा संस्कार, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यूनिट नंबर 2 में हमने तीनों के बारे में डिटेल में बात करी थी। फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। तो संस्कार क्या होता है? इंडिविजुअल लेवल्स पर जितने भी एक्सेप्टेंस होते हैं उसको हम संस्कार बोलते हैं। कल्चर क्या होता है? ये वे ऑफ थिंकिंग होती है किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की। कल्चर को हिंदी में बोलते हैं हम संस्कृति। एंड सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सभ्यता। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि हम कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल से कैसे बिहेव कर रहा है, वो सिविलाइजेशन के अंडर आता है, राइट। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन अभी हमने रिसेंटली सेकंड यूनिट में ही पढ़ा था। तो एक ब्रीफ इसका डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो कल्चर रेफर्स टू द कस्टमरी बिलीफ, सोशल फॉर्म्स एंड मटेरियल ट्रेड्स ऑफ अ रेशियल, रिलीजियस और सोशल ग्रुप। सो किसी भी रिलीजियन या किसी भी ग्रुप का
कोई भी जो मटेरियल ट्रेट होगा यानी कस्टमरी बिलीफ होगा, उसको हम संस्कृति बोलते हैं। किसी भी रेस किसी भी रिलीजन का डिफरेंट टू डिफरेंट हो सकता है। एंड सिविलाइजेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी होती है जो कि कल्चर से मिलकर के बनी होती है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स के पीपल एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज पीपल बिलीफ एग्जिस्ट करते हैं, प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती है। तो वहां पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, और इसको इसमें हिंदी में बोलते हैं सभ्यता। जैसा कि आपने हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। तो सिमिलरली कल्चर से मिलकर के सिविलाइजेशन क्रिएट अप होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ कल्चर एग्जिस्ट विद इन अ सिविलाइजेशन, राइट। जो हमारा कल्चर होता है वो सिविलाइजेशन के अंडर एग्जिस्ट करता है, और सिविलाइजेशन जो होती है वो कल्चर से मिलकर के बनती है। एंड कल्चर इज डेवलप्ड बिफोर अ सिविलाइजेशन, इट इज अ बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन से पहले कल्चर बनता है, क्योंकि वो ही उसका बेसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बनते हैं। तो कल्चर एक तरह से आप इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन मान सकते हो, और एक एटम होता है वो एक सिविलाइजेशन हुई। सिमिलरली सिविलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ कल्चर। सो कल्चर डेवलप होता है तभी सिविलाइजेशन एक तरह से बन पाता है। एंड कल्चर कैन एग्जिस्ट बाई इटसेल्फ, कल्चर अपने आप से भी एग्जिस्ट करता है, सिंगली भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन एटम जैसे एग्जिस्ट होता है तो उसके अंदर तीनों ही होने चाहिए। सिमिलरली सिविलाइजेशन के अंडर भी कल्चर्स, कल्चर नहीं कल्चर्स होने चाहिए, राइट। फिफ्थ पॉइंट, कल्चर कैन एग्जिस्ट इन बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फॉर्म। टेंजिबल का मतलब होता है जो ऐसा कोई एसेट जिसे हम टच और फील कर सके, तो कल्चर को हम टच और फील कर सकते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड अ सिविलाइजेशन इज मोर और लेस टेंजिबल, इसको हम टच कर सकते हैं, और उसको कल्चर को करें ना करें तो भी इट्स अ बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल फॉर्म, राइट। सिक्स पॉइंट है, कल्चर इज द सम टोटल ऑफ वेज ऑफ लिविंग बिल्ट अप बाय ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कल्चर एक सम ऑफ टोटल वे ऑफ लिविंग है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए जा रही है। वहीं सिविलाइजेशन है एक एडवांस स्टेट है ह्यूमन सोसाइटी की, जिसमें हाई लेवल कल्चर, साइंस, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट को फॉलो करा जा रहा है। सी कल्चर वर्ड जो है हमारा वो कल्टीवेशन से आया, इसलिए आप इसको थोड़ा ये भी माइंड में रखिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कल्चर इज कॉम्प्लेक्स एंटिटी मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एक कल्चर में काफी कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होती हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। वाइल ऑन दी अदर सिविलाइजेशन बना होता है आपकी कल्चरल प्रैक्टिस से, जो कल्चर में प्रैक्टिसेस होती है उसी से सिविलाइजेशन बनी होती है। कल्चर को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कोई भी कस्टम, कोई भी मॉरल्स, कोई भी बिलीफ, रिलीजियंस, आर्ट, फूड, कोई भी रीति रिवाज, ये सब होते हैं आपके कस्टम्स में आती हैं। वहीं आपकी सिविलाइजेशन कैरेक्टराइज किससे होती है, कोई भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कोई भी कोडिफाइड लॉ, कोई भी साइंस, एडमिनिस्ट्रेटर, अर्बन डेवलपमेंट, आर्ट, आर्किटेक्चर, ये सब आपके सिविलाइजेशन के अंडर आते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, कल्चर की। तो कल्चर की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कल्चर इज लर्न, इसे हम सीख सकते हैं। कल्चर इज डायनामिक, जो कि चेंज होता रहता है। एंड कल्चर इज शेयर्ड। एंड एलिमेंट्स होते हैं कुछ कल्चर्स के, पहला होता है बिलीफ, वैल्यूज, कस्टम्स, रिचुअल्स, लैंग्वेज एंड सिंबल, सिक्स स्टोरीज एंड आर्टिफैक्ट्स। अगर मैं बात करूं इन एलिमेंट्स की, तो बिलीफ क्या होता है, बिलीफ बेसिकली एक वैल्यूज ही होती है जो कि लार्ज इन नंबर में होती है, और वैल्यूज जो लेस इन नंबर्स में होती है। कस्टम, रिचुअल्स, कोई भी रीति रिवाज हुआ, कोई भी लैंग्वेज हुई, कोई भी सिंबल हुआ, कोई भी कहानी हुई, कोई भी फिजिकल एंटिटी हुई जिसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, फिजिकल थिंग्स हुई, वो आपकी कल्चर की एलिमेंट होता है। और कल्चर को हम सीख सकते हैं, चेंज होता है, और इसको शेयर भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ऑर्डिनरी एग्जाम्पल दूं, तो जैसे आपके घर में शादी हुई, जो न्यू उसमें ब्राइड आएगी उसका कल्चर हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन कई बार क्या होती है, मदर इन लॉ जो उनको अपने कल्चर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि डायनामिक होता है, चेंज भी होता है, शेयर्ड भी होता है, तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन, तो उसमें पहला है सिविलाइजेशन डिस्टिंग्विश्ड बाय ट्रेड्स। ट्रेड से हम सिविलाइजेशन को पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी सेटलमेंट पैटर्न हुआ, कोई भी कल्चरल ट्रेड्स हुआ, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई, तो वो सिविलाइजेशन के अंडर आती है। फॉर एग्जांपल मुगल एम्पायर था, उसकी अलग सिविलाइजेशन थी। अशोका एम्पायर, उसकी अलग सिविलाइजेशन, और ट्रेड से हम उसको पहचान सकते हैं।
सेकंड है सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर फॉर सबसिस्टेंस। मैंने आपको बोला था सिविलाइजेशन, कल्चर वर्ड ही कल्टीवेशन से आया, कल्टीवेशन का मेन मोटो ही एग्रीकल्चर होता है, तो इसमें भी डिपेंड करता है। थर्ड है सेटलमेंट पैटर्न्स, जो मैंने अभी बात करी उसका डिफरेंट होता है कल्चर्स का, अदर सोसाइटीज से भी सेटलमेंट पैटर्न डिफरेंट होता है। फोर्थ है कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, द रूलिंग क्लास जो होती है नॉर्मली अलग होती है, इसकी हायर होती है, सेंट्रलाइज होती है और उसका कंट्रोल होता है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी इसमें सिविलाइजेशन में अलग होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट डिस्प्ले मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ ओनरशिप एंड डेवलपिंग ऑफ राइटिंग। तो ये कुछ सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको आप एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। और ट्रेडर्स, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ये राइटिंग्स के अंदर आते हैं। और डिस्प्ले मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ ओनरशिप की बात करूं तो इसमें कुछ पर्सनल पोजीशन है वो एक्यूमुलेट होती है, तो आप इसको एक बार लर्न कर लेना, क्योंकि कल्चर और सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है तो उसका कल्चर क्या होता है वो आ सकता है, सिविलाइजेशन क्या होता है उसकी, वो उन दोनों के बीच में डिफरेंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके आने के चांसेस ज्यादा है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है हारमनी। पीस के बारे में आप सब जानते होंगे। आ, तो हारमनी क्या होता है? हारमनी होता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। बस इतना याद रखो, सिंपल 2 वर्ड में एक्सप्लेन है हारमनी। व्हाट इज हारमनी? जब भी हम अनडिवाइडेड सोसाइटी की बात करते हैं तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर उसमें पीसफुल सह कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है सह अस्तित्व। अगर दो व दो से ज्यादा जन अ, सह अस्तित्व में रहेंगे, यानी कोएग्जिस्टेंस में रहेंगे, पीसफुली लिव करेंगे टुगेदर, तो वो कंडीशन आपकी, वो पॉइंट आपका हारमनी के अंदर आता है। तो इसको एक बार याद रखिएगा। What is harmony? Harmony is the peaceful coexistence between two or more pupils in individual pupils in the society. ये 4 लेवल पे हो सकता है, हमेशा याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट 4 लेवल्स हैं ये। पहली एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, या फिर माई सेल्फ भी कभी कभी बोलते हैं। तो हारमनी सबसे पहले अपने ही लेवल से, यानी अपने अंदर से ही शुरुआत करती है। और इसको विजन ऑफ ह्यूमन, विजन फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर भी बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया तो उसमें भी यही लिखना है आपको। पीसफुल आप सब समझते हैं, शांति से रहना। तो पीस भी वही होता है, शांति। तो हारमनी क्या हुआ? हारमनी हुआ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ऐसा इसमें 4 लेवल्स होते हैं। पहला इंडिविजुअल और माई सेल्फ, दोनों ही सेम बात है, कुछ भी लिख सकते हो आप। सेकंड है एट द लेवल ऑफ फैमिली। सबसे पहले जो होता है हारमनी हम खुद में अपने अंदर फाइंड आउट करते हैं, फिर फैमिली के अंदर फाइंड आउट करते हैं, थर्ड सोसाइटी के अंदर, फिर उसके बाद एट द लास्ट नेचर या फिर एग्जिस्टेंस या फिर वर्ल्ड। ये तीनों सेम चीज है, इनको आप याद रखना। नेचर, एग्जिस्टेंस, वर्ल्ड सिमिलर है, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो ये 4 लेवल्स पे आकर के आपकी हारमनी इंश्योर होती है। और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर भी हमारा यही है, इंडिविजुअल ऑर्डर से वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर तक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट कराना ही हमारा एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है। और एक चार्ट भी होगा, वो हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, जिसमें हम फैमिली ऑर्डर से लेकर के वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर हमने क्रिएट किया था, राइट। तो ये रहा आपका हारमनी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेन यूनिवर्सल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी, आल्सो एक्सप्लेन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। सो हमको पता है यूनिवर्सल ह्यूमन ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है। लिविंग इन द हारमनी एट ऑल 4 लेवल्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ये हमने यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा था। हारमनी पे जब हम चारों ही लेवल्स पे रहते हैं तो उसको यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बोलते हैं। फ्रॉम फैमिली टू फैमिली क्लस्टर टू विलेज, टू विलेज क्लस्टर टू वर्ल्ड फैमिली, ये जो स्टेप्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी, राइट। द स्टेप्स फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली इज नोन एज अनडिवाइडेड सोसाइटी। सो दोनों ही चीज आपको होपफुली यहाँ से क्लियर होंगी। दोबारा मैं एक लाइन में रिपीट कर देता हूँ। ऑल 4 लेवल्स पे हारमनी में रहना यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर होता है। एंड स्टेप फ्रॉम मूविंग फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, ये हमारी अनडिवाइडेड सोसाइटी होती है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तो इसको हिंदी में सार्वभौम व्यवस्था ही बोलते हैं। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम अपनी फ्रीडम को रियलाइज कर पाते हैं एज एन इंडिविजुअल यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में। सो द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मैनकाइंड एंड नेचर मस्ट टू बी स्टेब्लिश्ड इन द यूनिवर्सल ऑर्डर। हमें कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स जो होते हैं, जो हमने अपने कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल पढ़े थे,
राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस, कोएग्जिस्टेंस। टोटल हमने 4 कॉम्प्रहेंसिव गोल पढ़े थे, होपफुली आपको याद होंगे। हिंदी में उनको समाधान, समृद्धि, अभय, अवस्था, अस्तित्व बोलते हैं। तो उनका भी हमें समझ होनी चाहिए और उन लेवल्स पे भी हमारी हारमोनी होनी चाहिए। हमें नेचर में जितनी भी यूनिट है उनसे रिलेट होकर रहना है, उनसे म्यूचुअल फुलफिलमेंट में रहना है। एंड अपने जो 5 डायमेंशन है ह्यूमन इंडिवर के, वो हमने पढ़े थे। इफ आई टॉक अबाउट द 5 डायमेंशन, जो कि एजुकेशन, राइट लिविंग, हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन एंड जस्टिस, प्रिजर्वेशन, प्रोडक्शन, वर्क एंड एक्सेस स्टोरेज, जिनके बारे में अभी हम नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे भी। अगर आपको नहीं याद तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट यूनिट में हम उनको भी कवर करेंगे। तो जो 5 डायमेंशन थे ह्यूमन एंडेवर के, उन पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है हमारी फैमिली से वर्ल्ड फैमिली, उसको हमें अटेन करना, वो किस के थ्रू पॉसिबल है? ओनली पॉसिबल है राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, सही समझ के थ्रू ही पॉसिबल है। एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है? सर्वभौम व्यवस्था इसको हिंदी में बोलते हैं। उसमें एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें एक इंडिविजुअल हर एक पीपल से, हर एक ह्यूमन बीइंग से, हर एक अलग एंटिटी से नेचर में रिलेटेड होता है, यानी बीइंग कनेक्टेड होता है। अनडिवाइडेड सोसाइटी क्या होता है? फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बीइंग। तो ये मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो यूनिवर्सल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी में आपको यही लिखना है। अब बात करें अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आप समझ सकते हैं एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की तरफ तरह होता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या एलिमेंट्स को लार्जर सिस्टम में, इवन सोसाइटीज में, इवन यूनिवर्स में इसको अरेंज करती है। तो इससे आप समझ सकते हैं फैमिली से फैमिली क्लस्टर क्रिएट करते हैं, फैमिली क्लस्टर से विलेज क्रिएट करते हैं, विलेज से विलेज क्लस्टर, और विलेज क्लस्टर से वर्ल्ड वर्ल्ड फैमिली। फर्स्ट यूनिट में हमने चार्ट भी एक बार देखा था, तो वो ही इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। सेम वही थिंग्स लिखने हैं आपको। The idea is that the universe operates according to the set of principles or laws that govern the behavior of matter and energy. The order is seen as being inherent in the universe, and it is believed that understanding these principles can help us to better understand. Uh, in society, the idea of a universal order is often used to refer to the belief that there are natural and harmonious way of organize human relationship. तो इसका मेन एजेंडा यही है कि हमें अपनी सोसाइटी में, हमने एज एन इंडिविजुअल, एज एन फैमिली, एज एन नेचर, हमें हार्मनी में रहना है। और ये इनहेरिटेंस इन द नेचर, हमें एज एन इनहेरिटेंस हार्मनी में रहना है। एंड दिस व्यू होल्ड्स द सोसाइटी ऑपरेट्स बेस्ट व्हेन इट इज स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जस्टिस, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन। तो अगर हम हार्मनी में रहेंगे तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में रहेंगे, तो हमें जस्टिस भी मिलेगी। जस्टिस भी हमने पढ़ा था, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, उसके 4 एलिमेंट्स भी हमने देखे थे। So these principles are believed to be based on the shared human nature and to be applicable or pupil regardless on the background और culture। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हमने, यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसे कि जस्टिस, इक्वलिटी, कोऑपरेशन, अगर हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में रहेंगे तो ये सारे ही प्रिंसिपल सबके लिए एप्लीकेबल रहेंगे, रिगार्डलेस ऑफ इट्स बैकग्राउंड और कल्चर। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चर क्या है, उस वो मैटर नहीं करता। उसको ये जितने भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि ट्रुथ हुआ, जस्टिस हुआ, इक्वलिटी हुआ, कोऑपरेशन हुआ, ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन एक 10 मार्क्स में आया था, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, मुझे ये लगा क्योंकि 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन एक ही ट्यूब में, 10 मार्क्स में, 21, 22 एंड 22, 23 में। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम कैन बी मॉडिफाइड टू गो फॉरवर्ड फॉर अ बेटर सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा का सिस्टम है, वो चेंज होना चाहिए क्या, मॉडिफाई होना चाहिए अपनी सोसाइटी को बेटर करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए। सो इसमें कुछ रीजंस दिए गए हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारी सोसाइटी को हेल्प करता है किस तरीके से बेटर वे में ग्रो करने के लिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है मोरल डेवलपमेंट। अगर हम बेटर एजुकेशन सिस्टम को पढ़ रहे होंगे, होलिस्टिक वे ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ रहे होंगे, तो मोरल जो वैल्यूज होती हैं उनका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा होगा, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट ये है, इससे एक सेंस आता है चिल्ड्रन में, जो एजुकेशन ले रहा होगा किसका, ट्रूथफुलनेस का, सत्यता का, टॉलरेंस का, ऑनेस्टी का, कर्टेसी का, सिंसियरिटी का। सो इन कब सारी फीलिंग्स, अफेक्शन, इन सेक्रीफाइस, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीजों का उसके अंदर बोध होता है स्टूडेंट्स के अंदर। सेकंड,
मेनली आपको जो याद करना है वो उसमें पॉइंट्स याद करने हैं। पहला मोरल डेवलपमेंट, इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं क्योंकि वैल्यू एजुकेशन के बारे में लिखना है। मोरल वैल्यूज में जो आपने पढ़ा था वही इसमें ऐड ऑन करना है। दूसरा कल्चरल डेवलपमेंट, अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो हम कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ पाएंगे। जो हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज थी उसके बारे में जान पाएंगे। जो इनहेरिट ट्रेडिशन बने हुए आ रहे हैं, यानी पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास जो हमारे प्रॉपर्टीज आ रही उनको हम स्टडी कर पाएंगे। रिफाइनमेंट एंड एक्सीलेशन ऑफ द कल्चर हो पाएगा उससे। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लागू करेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड की भी जो है इंक्रीजमेंट होगी, एंड द वाइडर एटीट्यूड हमें हेल्प करेगा किसी भी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में बोल्डली सॉल्व करने के लिए। एंड फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो ये क्या करती हैं, ये कुछ वैल्यूज होती हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस जस्टिस फ्रेटर्निटी। तो उनको चेरिश या फॉस्टरिंग करने की कोशिश करती है। फॉस्टरिंग हमने पढ़ा था फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में, जिसका मतलब होता है इनहेंस या इंक्रीज करना। तो एट दी एंड ये हमारी क्या करती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी इनहेंस करती है। एंड फिफ्थ होता है सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आइडियम से यूज करा जाता है इंग्लिश में। सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिक्ट्स मतलब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। जो ओल्ड वे ऑफ टीचिंग है उसको मॉडिफाई करेंगे तभी हम एज ए न्यू वे ऑफ टीचिंग को समझ पाएंगे, एडवांसमेंट एनहेंसमेंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सिक्स पॉइंट है कोऑपरेटिव लिविंग। अगर हम मॉडिफाइड एजुकेशन को फॉलो करेंगे तो कोऑपरेटिव लिविंग कर पाएंगे। कोऑपरेटिव मतलब एक साथ मिलजुल कर सह अस्तित्व में रहना। तो वैल्यू एजुकेशन हमें सिखाती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिड्यूस करा जाए। एंड सेवंथ पॉइंट, मेन पॉइंट वही आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन। देखो कॉन्ट्रडिक्शन होता है दो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलना। तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम मॉडिफाइड एजुकेशन सिस्टम से पढ़ेंगे तो हमें थॉट्स ऑफ क्लियरिटी अटेन कर पाएंगे। तो उससे हमें कॉन्फ्लिक्ट्स जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको कम से कम, और कॉन्ट्रडिक्शन दो तरीके की चीज जो हम सोचते हैं अपने दिमाग में उसको भी कम कर पाएंगे। एंड एट्थ पॉइंट, एक्टिंग एज अ बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरिज्म एंड सेल्फलेसनेस। तो बेसिकली वैल्यू एजुकेशन हमें हेल्प करेगी अपनी सोल को सेल्फलेस करने के लिए, पीस के लिए, गुडविल की, और एक अच्छी समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। सो जितनी भी गलत चीजें होती हैं, यानी किसी का शोषण करना, भ्रष्टाचार करना, डिजास्टर, सेल्फलेसनेस, हेटरनेस, किसी के लिए गलत भावना रखना, इन सबको डिस्पेंस करेगी, यानी हटाएगी अपने पास से, राइट। नाइन्थ है एलिवेशन ऑफ द सोल। एलिवेशन मतलब एक तरह से एजुकेशन अपनी सोल को एक एलिवेट कर पाएंगे। एलिवेट इन द सेंस अपनी सोल को एक नोबल यूज में ले पाएंगे, सेक ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के एवोल्यूशन के लिए अपनी जो हमारी सोल है उसको एक नोबल तरीके से, एक अच्छे, एक जेन्युइन तरीके से यूज कर पाएंगे। एंड टेंथ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मेंटेनिंग हार्मनी। वैल्यू एजुकेशन काफी इसेंशियल होती है, किस लिए, हार्मनी को मेंटेन करने के लिए। हार्मनी क्या होता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी एक या दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में एक पीसफुल यानी शांतिपूर्ण व्यवहार को बनाने के लिए, शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट को बनाने के लिए आपकी हार्मनी यूज होती है, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आने के इसके चांसेस है क्योंकि दो बार आया है। तो इसको एक बार आप अच्छे से कर लीजिएगा। फाइंड द डिफरेंट लिंक इन प्रोडक्शन सिस्टम टू गो फॉरवर्ड फॉर अ यूनिवर्सल ह्यूमन सोसाइटी। सो प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में अभी हमने बात करी थी यूनिट नंबर 1 में, जो हमारे 5 डायमेंशन थे। तो उसमें फोर्थ डायमेंशन था। तो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, एक म्यूचुअली एनरिचिंग सिस्टम होता है। बेसिकली नेचर में हमारे पास चार तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज होती है। पहली एंटिटीज होती है जिसमें मटेरियल्स आते हैं। दूसरी एंटिटीज होती है जिसमें प्लांट्स आते हैं जैसे कि हर्ब्स। और तीसरी एंटिटीज होती है जिसमें एनिमल्स आते हैं और बर्ड्स आते हैं। और फोर्थ एंटिटीज जिसमें हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। अगर हम इंटर रिलेशनशिप की बात करें तो हम ये पता चलता है जो मटेरियल्स होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं, जो कि प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, वो एक दूसरे को एनरिच करते हैं। किसके लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स को एनरिच करते हैं, राइट। बट देर इज साइक्लिक एंड एनरिचिंग प्रोसेस इन नेचर, and based on this process production is naturally taking place in nature. Human only have to understand this feature of nature. तो बेसिकली फोर काइंड ऑफ एंटिटीज होती हैं। पहली मटेरियल बेस्ड एंटिटीज होती हैं, दूसरी आपकी एनिमल,
प्लांट्स और एक होती है आपकी ह्यूमन बींग। तो ये साइक्लिक हमें देखा जा रहा है कि ये तीनों एक दूसरे को मिलकर एनरिच कर रही हैं, तीनों मिलकर एनरिच कर रही हैं ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एनिमल्स को भी ईट कर रहा है, प्लांट्स को भी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहा है। बट जो ये प्रोडक्शन सिस्टम होता है साइक्लिक होना चाहिए, लेकिन ये देखा जा रहा है ह्यूमन एनिमल मटेरियल प्लांट्स के लिए कुछ नहीं कर रहा। सो द पर्पज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज टू फैसिलिटेट द साइकिल प्रोसेस इन नेचर एंड मेक ह्यूमन बींग्स मोर एंड मोर फुलफिलिंग टू द एंटिटीज। तो साइंस और टेक्नोलॉजी इसका पर्पज यही है कि जो ह्यूमन बींग साइक्लिक एक्टिविटीज कर रहा है उसको साइक्लिक एक्टिविटीज में चेंज करना। बट हमने यही फाइंड किया, बट वी फाइंड दैट ह्यूमन बींग्स आर नेदर एनरिचिंग फुलफिलिंग ह्यूमन और अदर थ्री काइंड्स। इवन ये खुद की नीड्स भी फुलफिल नहीं कर रहा, और जो थ्री अदर थिंग्स हैं उनकी भी नीड को फुलफिल नहीं कर रहा। सो प्रोडक्शन एक्टिविटी साइक्लिक यही इसमें दिया गया है। जो भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है वो साइक्लिक होती है, हम नेचर में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो वाटर की साइकिल आप सबने 6th क्लास में अपने साइंस में पढ़ी होगी, वाटर साइकिल। उसमें होता क्या है, पहले वाटर एवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेस होता है, फिर प्रेसिपिटेट होता है, और तब जाकर के वेदर फेनोमेना में वाटर दोबारा क्लाउड्स में जाता है। तो सब चीज साइक्लिक होनी चाहिए, और अर्थ पे भी चीजें तभी सेल्फ रेगुलेटरी रह पाती हैं, प्लांट्स, ब्रीड्स, एनिमल्स, जब वो साइक्लिक नेचर को फॉलो करते हैं। इवन फॉरेस्ट में भी ग्रोथ ऑफ ट्रीज आर साइक्लिक, सो इट विल क्रिएट सॉइल, प्लांट्स एंड एलिमेंट रिमेन कंजर्व। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। These two characteristics, namely cyclic nature and self-regulation, provide us with some clues of harmony that is nature. इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक से, साइक्लिक नेचरल से और सेल्फ रेगुलेशन से हमें क्या पता चलता है कि हमारे नेचर में कहीं ना कहीं एट द एंड हार्मनी एग्जिस्ट करती होगी। सो इससे ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई होती है कि फाइंड द डिफरेंट लिंक इन प्रोडक्शन सिस्टम टू गो फॉरवर्ड फॉर अ यूनिवर्सल ह्यूमन सोसाइटी। तो हमें अपने नेचर में भी प्रोडक्शन सिस्टम की लिंकेज ऐसी मिल रही है जिससे हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन सोसाइटी में साइक्लिक नेचर और सेल्फ रेगुलेशन दोनों ही जो हमें प्रूव कर रहे हैं कि हार्मनी नेचर में भी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एज कंटिन्यूटी। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एज कंटिन्यूटी वही है जो हमने यूएचओ अभी तक पढ़ा है, उसका एक्सपेंस है इन द ऑर्डर ऑफ लिविंग। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को अभी तक हमने पढ़ा है कि हिंदी में सार्वभौम व्यवस्था बोलते हैं। ये होता क्या है, लिविंग इन हार्मनी ऑफ एन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल टू द लेवल ऑफ एंटायर ऑर्डर और एग्जिस्टेंस इज नोन एज द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। सेम जो अभी हमने पढ़ा कि चारों लेवल्स पे, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि चारों लेवल्स पे हार्मनी पे रहना ही हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर होता है। फैमिली से फैमिली क्लस्टर को फॉर्म करना, फैमिली क्लस्टर से विलेज को फॉर्म करना, विलेज से विलेज क्लस्टर को, और विलेज क्लस्टर से वर्ल्ड फैमिली को। ये जो स्टेप्स होते हैं हमारे अनडिवाइडेड सोसाइटी कहलाते हैं। सो ये पॉसिबल है किस तरह से, सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पॉसिबल है। बट अगर नाउ डेज की रिसेंट सिनेरियोज की बात करूं तो मैं, हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटीज, इन सब चीजों में जो है डिवाइड होकर के रह गई, और हमारी जो मेन एनर्जी है वो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को क्रिएट करने की जगह इनके कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करने के बीच में हमारे ह्यूमन एफर्ट्स हैं, वो काफी सारे रिसोर्स हमारे ह्यूमन एफर्ट्स इनमें सोल्ड आउट हो रहे हैं, एक तरह से खर्च हो रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग की लैक है, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर अनडिवाइडेड सोसाइटी कैन ओनली बी पॉसिबल बाय द राइट अंडरस्टैंडिंग। एंड सेकंड पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया, एक्सपेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ लिविंग। सो ऑर्डर ऑफ लिविंग स्टार्ट होता है एक्सपेंस फैमिली ऑर्डर से, और वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर तक जाता है। तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सपेंस ऑफ ऑर्डर लिविंग क्या होता है, हमेशा फैमिली ऑर्डर से स्टार्ट होता है, अपने फैमिली के ही ऑर्डर से, और ये एलेंगेट्स होके कहाँ तक जाता है, वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर तक। वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर, एक इस वर्ल्ड का क्या मतलब है, एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा बिलीफ है जिसमें हर एक इंडिविजुअल्स को एक दूसरे इंडिविजुअल से कनेक्ट कर करके एक पार्ट ऑफ लार्जर कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी का
जो है मेंबर्स माना जाता है। और ये कंसेप्ट पूरा आपकी शेयर्ड ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड कल्चर और नेशनलिटी, ह्यूमैनिटी को शेयर करने के ऊपर बेस्ड है। इट होल्ड्स दैट जस्ट एज फैमिलीज वर्क टुगेदर। इसका मेन आइडिया यही है कि सारी फैमिली एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, जिससे कि कोई भी एजुकेशन हेल्थ केयर रिलेटेड थिंग्स हैं वो एक कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करी जाए। और अपनी प्रॉब्लम की दूसरों की प्रॉब्लम की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करी जाए। एंड एज एन ग्लोबल कम्युनिटी एक्ट करे और फोकस करे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस द फिलोसफी ऑफ असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभय। तो ये क्वेश्चन एक बार आया है 10 मार्क्स में। इसकी फिलोसफी क्या बोलती है? असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभय की इसकी फिलोसफी ये बोलती है कि सारे बहुत सारे कंसेप्ट्स को कंबाइन करती है, जो कि रिवॉल्व करते हैं किसके थीम्स में? कंपैरिजन के थीम्स में, नॉलेज के थीम्स में, सिंप्लिसिटी एंड फियरलेसनेस के थीम्स में। तो द फिलोसफी ऑफ असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभय जब भी एक साथ प्रैक्टिस करी जाती है तो एक होलिस्टिक अप्रोच, जीवन जीने की होलिस्टिक अप्रोच को हम देख पाते हैं। अगर मैं बात करूं कंपैशन की, तो कंप्रेशन का मतलब होता है करुणा, करुणा भाव रखना। नॉलेज मतलब ज्ञान, सिंप्लिसिटी माने सादगी, और फियरलेसनेस माने अभय यानी कि ट्रस्ट जिसे बोलते हैं। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। असंग्रह क्या होता है? संग्रह का मतलब होता है सब चीज इकट्ठा करना, सब संग्रहित करना। असंग्रह उसका अपोजिट होता है, यानी कि किसी भी चीज की नॉन अटैचमेंट या फिर डिटैचमेंट, किसी भी मटेरियल पोजीशन से, कोई भी वर्ल्ड की डिजायर से, उसको हम असंग्रह बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है स्नेह। स्नेह हमने 9 फीलिंग्स के भी अंदर पढ़ा था, जिसका मतलब है अफेक्शन या लव। जैसे कि हमारी फैमिली हमसे स्नेह करती है तो उसको अफेक्शन या लव बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा विद्या। विद्या होता है नॉलेज या विजडम को रिप्रेजेंट करता है। ये बोथ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ पॉइंट हमारा सरलता। सरलता माने सादगी, हमारे विचार और हमारे कर्मों में हमेशा सादगी होनी चाहिए। लिविंग अ सिंपल एंड सोबर लाइफ इसके अंडर आता है। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा अभय। अभय किस चीज को सिग्निफाई करता है? यानी फियरलेसनेस, यानी जब हमें किसी से फियर नहीं होता, एब्सेंस ऑफ फियर इज कॉल्ड अब है। तो आप ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैंने इनका डिटेल्ड ओवरव्यू आपको दे दिया है। और असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभय इन सबको कंबाइन करता है किसका कंसेप्ट? जो रिवॉल्व करता है किसके? करुणा, ज्ञान, सादगी और अभय के आसपास ही, फियरलेसनेस के पास आसपास ही रिवॉल्व करता है। तो ये होपफुली बहुत इजी है। अगर आप इसकी इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग समझ पा रहे हैं तो काफी इजी है। बस आपको पीस और कंटेनमेंट के बेस पर इसको राइट आउट करना है। अब बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 3 के लास्ट टॉपिक की, जो कि है सेवरस प्रोग्राम अबाउट द विजन ऑफ यूएचओ। तो हमने विजन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को अभी अच्छे से पढ़ा था। तो उसके लिए भी कुछ 3 प्रोग्राम्स हैं जो अभी राइट नाउ सिनेरियोज में चल रहे हैं। पहला है प्यूपल एजुकेशन प्रोग्राम, हिंदी में बोलते हैं इसको लोक शिक्षा योजना। ये एक ऐसी योजना है जिसमें पीपल्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। विजन किसके लिए? यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए, ताकि वो अपनी सोसाइटी में पीसफुल सोसाइटी, एज ए हार्मोनियस सोसाइटी बनाकर रहे। दूसरा प्रोग्राम है एजुकेशन संस्कार प्रोग्राम, यानी कि इसको बोलते हैं शिक्षा संस्कार प्रोग्राम। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला इसमें ह्यूमन बींग्स के लिए एक पॉजिटिविटी एटीट्यूड इसमें शो करा जाता है, हार्मोनियस नेचर इसमें एक्सपोजर करा जाता है। एंड सेकंड बी पॉइंट है आपका विद द रेस्ट ऑफ नेचर। पहला ह्यूमन बींग्स के लिए हो गया, दूसरा हो गया आपका रेस्ट ऑफ नेचर के लिए। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो यूएचओ की विजन के लिए चल रहे हैं अभी रियल सिनेरियो में। थर्ड है हमारा अनडिवाइडेड फैमिली और यूएचओ प्रोग्राम, यानी कि अखंड परिवार और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर यानी सार्वभौम व्यवस्था योजना। तो ये कुछ योजना है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड बाकी यूनिट नंबर 3 में से सिर्फ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर